हेलो बच्चों, हाउ आर यू। याद रखना कि एग्जामिनेशन सर पे है, पढ़ाई करते रहना और एग्जाम में अच्छा स्कोर आने के लिए पूरी कोशिश करना। मैं आप लोगों के साथ में हूँ। यहाँ पर मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ और ये हमारा तीसरा एपिसोड है जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे। प्रीवियस 2 पार्ट में हमने चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद में ओहम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल की बात की थी। तो फिर से एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये सब वीडियोस आप तक पहुँचे और आपको इसका बेनिफिट हो। अब इस एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में हम इलेक्ट्रिसिटी, इस आपके 10वीं कक्षा के चैप्टर का जो आगे का पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर आता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आता है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आता है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर के बारे में सोचेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पावर को समझने से पहले हमको वर्क डन को समझना होता है और आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि फिजिक्स में वर्क डन परफॉर्म हुआ वो तभी कहा जाता है, ये तभी कहा जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट होकर वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो जाए। अब देखिए, हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे हम खेलते हैं, हम बाजार में जाकर कुछ चीज़ें खरीद कर लाते हैं, हम खेतों में काम करते हैं, हम ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। तो हमने किया हुआ ये काम जो है, ये काम और फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट है वर्क डन का, ये इसमें ज़रा फर्क है। देखिए, कोई ऑफिसर अगर ऑफिस में बैठेगा और चेयर में बैठकर दिन भर अपना वो काम करता रहेगा तो सोशली ये अगर देखा जाए तो उसमें उसने काम किया है। लेकिन फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उसने परफॉर्म किया हुआ वर्क डन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ना तो उसने कोई फोर्स एक्सर्ट किया, ना तो उसका किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फिजिक्स में वर्क डन परफॉर्म हुआ ये तभी कहा जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट हो और फोर्स एक्ट होकर वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो जाए। और ये जो वर्क डन होता है, इस वर्क डन का फार्मूला आप जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क डन परफॉर्म किया है या हुआ है, ऐसा माना जाएगा। अब किसी स्टेडी दीवार के ऊपर मैं अगर बहुत फोर्स अप्लाई करता रहूँगा और वो दीवार अगर एक जगह से हिलेगी ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने कितना भी फोर्स एक्सर्ट किया हुआ हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसी वजह से वहां पर वर्क डन जो है वो जीरो होगा। तो ये बात याद रखना कि वर्क डन परफॉर्म हुआ ये तभी कहा जाएगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस एग्जाम्पल को जरा देखिए। आप जानते हैं ना व्हीकल में कैसा होता है कि व्हीकल में हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल की वजह से वो इंजन जो है वो काम करता है और इंजन चक्कों के ऊपर टॉर्क एक्सर्ट करता है, टॉर्क जो कि फोर्स की वजह से एक्सर्ट होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इंजन जो है व्हीकल का वो चक्कों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से चक्के घूमते हैं, राइट। एट द लेवल ऑफ अ 10 वी कैन अज्यूम दिस। सो अगर इंजन ने चक्कों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया और चक्के घूमने की वजह से अगर गाड़ी डिस्प्लेस हुई तो इसका मतलब वहां पर वर्क डन परफॉर्म हुआ है। अब हर व्हीकल ये पर्टिकुलर वर्क डन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे छोटे छोटे 2 व्हीलर जो होते हैं, जैसे मोपेड होती है, तो मोपेड का इंजन भी मोपेड के चक्कों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है और वो चक्के घूमने की वजह से मोपेड जो है वो आगे 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 जाती है। ध्यान से सुनना। अब कोई अगर बड़ी पावरफुल 4 व्हीलर आप लोगों ने ले ली तो उसमें भी यही होता है कि इंजन जो है वो चक्कों के ऊपर टॉर्क एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, चक्के घूमते हैं और व्हीकल जो है वो आगे आगे जाता है। अब एक बात मुझे बताइए, आप जानते हैं कि मोपेड की जान कितनी और 4 व्हीलर जो कि पावरफुल 4 व्हीलर है उसकी जान कितनी। अगर हमको 100 किलोमीटर डिस्टेंस ले जाना है व्हीकल को और अगर हम मोपेड ले गए 100 किलोमीटर, तो आप जानते हैं कि मोपेड 100 किलोमीटर जाने के लिए बहुत टाइम लगा देगी क्योंकि बहुत स्लो चलेगी वो। लेकिन 4 व्हीलर अगर हम लेकर जाते हैं 100 किलोमीटर, तो मोपेड के कंपैरेटिव वो 4 व्हीलर है वो 100 किलोमीटर का फासला जो है वो बिल्कुल शॉर्ट, मतलब कंपैरेटिव टू द मोपेड कम टाइम में कंप्लीट कर देगी। इसका मतलब देखिए, 100 किलोमीटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों के लिए सेम है।
अब यहां पर दोनों ने परफॉर्म किया हुआ वर्क डन जो है वो सेम है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि मोपेड ने भी चक्कों को घुमाने के लिए उतना ही फोर्स लगाया जितना कि हमारे पावरफुल फोर व्हीलर ने चक्कों को घुमाने के लिए लगाया। अब मोपेड का वर्क डन और फोर व्हीलर का वर्क डन यहां पर सेम है क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 100 किलोमीटर था, लेकिन मोपेड ने वो जो वर्क डन परफॉर्म किया वो कंप्लीट करने के लिए, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि बिल्कुल धीरे 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 स्लोली वो जा रही थी। लेकिन पावरफुल फोर व्हीलर अगर है तो वो उतना वर्क डन परफॉर्म करने के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम लगाएगी, मतलब बहुत ही कम टाइम में वो अपना वो वर्क डन कंप्लीट कर देगी। तो यहां अगर आप कंपेयर करोगे तो मोपेड ने जो वर्क डन परफॉर्म किया उसका जो रेट था, रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क डन, वो कम था, लेकिन फोर व्हीलर का जो रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क डन जो था वो ज्यादा था, मतलब पर यूनिट टाइम ज्यादा वर्क डन परफॉर्म किया फोर व्हीलर ने और मोपेड ने पर यूनिट टाइम कम वर्क डन परफॉर्म किया। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होता है इसी को कहते हैं पावर। और यहां पर देखिए कि फोर व्हीलर का रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क डन ज्यादा था, इसीलिए हम कहते हैं कि वो फोर व्हीलर जो है वो मोपेड के कंपैरेटिव पावरफुल है। तो समझ में आया पावर का मतलब? पावर का मतलब है जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होगा उतनी ज्यादा पावर लगेगी, या फिर जितनी ज्यादा पावर हम लगाएंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन वहां पर परफॉर्म होगा। तो देयरफॉर बेसिकली ये समझा जाए कि पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो अब मैं शुरू करता हूं कि पावर का जो फार्मूला है जिसको कि P से डिनोट करेंगे, इट इज नथिंग बट द वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन पर यूनिट टाइम निकालने के लिए वर्क डन अपॉन टाइम करना पड़ेगा। सोचिए लेट्स से कि कोई वर्क डन परफॉर्म हुआ है 100 जूल और ये वर्क डन परफॉर्म होने के लिए जो टाइम लगा है वो लगा है 5 सेकंड। अब 5 सेकंड में 100 जूल इतना वर्क डन परफॉर्म हुआ तो 1 सेकंड में कितना वर्क डन परफॉर्म होगा? 1 सेकंड में वर्क डन परफॉर्म होगा 20 जूल पर सेकंड, है ना, क्योंकि 100 के 5 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे ना आपको। अब ये 20 जूल पर सेकंड आंसर कैसे निकला? आप लोगों ने किया हुआ है 100 जूल अपॉन 5 सेकंड। अब ये जो है वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को हम कहते हैं पावर, और इसीलिए पावर का फार्मूला बनेगा पावर इज इक्वल्स टू 100 जूल मतलब था वर्क डन और 5 सेकंड मतलब था टाइम, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब रहा सवाल यूनिट का। अब यहां पर देखिए पावर इज इक्वल्स टू है वर्क डन अपॉन टाइम, तो इसीलिए यूनिट ऑफ द पावर जो है वो होगा यूनिट ऑफ द वर्क डन जो कि होता है जूल अपॉन यूनिट ऑफ द टाइम जो कि होता है सेकंड, और इस जूल पर सेकंड को ही कहा जाता है वैट। जेम्स वैट का नाम सुना होगा, तो इन द ऑनर ऑफ जेम्स वैट पावर इस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को नाम दिया गया वैट। सो वैट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन second. So therefore we can say SI unit of the power is nothing but the watt, watt is nothing but the joule upon second. तो इसीलिए कहते हैं कि एक वैट पावर का मतलब है कि एक जूल इतना वर्क डन अगर 1 सेकंड में परफॉर्म हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो पावर डिलीवर्ड है उसको कहते हैं 1 वैट। सो पावर डिलीवर्ड इज सेड टू बी 1 watt when 1 joule of the work is done in a 1 second। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और वो कंट्रोल किया जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। और आप ये भी जानते हैं कि हम हमारे घरों में अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ैन यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, फ्रिज होती है, टीवी होता है, कूलर होता है, ओवन होती है, कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम हमारे घर में यूज़ करते हैं। अब अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे तो काम करेगा क्या? वो डेफिनेटली नहीं करेगा, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे फैन को तो फैन घूमेगा क्या? नो। और उसका एक तरीका है, अगर पंखे को करंट देना है और फिर वो घूमेगा तो फिर पंखे को शॉक दोगे क्या? पंखे को शॉक देने से पंखा घूमेगा क्या? नहीं, उसका एक प्रॉपर वर्किंग है। पंखे के अंदर कोर होता है, कॉइल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं,
और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में कॉइल में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट होता है, और फोर्स एक्ट होने की वजह से वो पंखा जो है वो घूमता है। सिंपली मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे व्हीकल के इंजन ने चक्कों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके वर्क डन परफॉर्म किया था, उसी तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पंखे को घुमाती है और पंखा घूमता है, तो इसका मतलब वहाँ पर फोर्स एक्ट होकर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन परफॉर्म होता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलर वर्क डन परफॉर्म करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम जो वर्क डन परफॉर्म करती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम जितना वर्क डन परफॉर्म करती है उसको हम कहते हैं पावर। और आप लोगों को ये मैंने सिखाया हुआ है इससे पहले कि पोटेंशियल की डेफिनेशन जो हमने की थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है दैट इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है that is nothing but the work done per unit charge, मतलब total work done divided by the total charge which flows through that conductor due to the potential. Now potential is equals to work done upon charge है, तो therefore work done is equals to होगा potential into charge। अब work done is equals to अगर potential into charge है, और अगर हमने अब पावर का जो हमारे पास फार्मूला था, इस पावर के फार्मूले में जो कि वर्क डन अपॉन टाइम था, वर्क डन के जगह अगर पर्टिकुलर पोटेंशियल ने चार्ज के ऊपर परफॉर्म किया हुआ वर्क डन अगर प्लेस कर देंगे, मतलब V इंटू क्यू, नीचे रहेगा T, और आप जानते हैं कि चार्ज अपॉन टाइम इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट, और चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला बनेगा पोटेंशियल इंटू करंट। तो दिस इज नथिंग बट द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान से देखना जो मैंने सिखाया वो। तो अब इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हमारे पास निकल कर आया, पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू करंट, और पावर होने की वजह से इलेक्ट्रिक पावर का भी ऐसा यूनिट जो है वो वैट ही होता है। अब इस इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमको ये पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम यहां पर प्लेस करेंगे करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल इनटू करंट होता है, तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल इज नथिंग बट द करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब I इंटू आई मतलब होगा I स्क्वायर, और इसीलिए पावर का फार्मूला होगा I स्क्वायर इंटू R। तो हम पावर का दूसरा भी फार्मूला लिख सकते हैं जो होगा I स्क्वायर इंटू R। तो दिस इज नथिंग बट द अनदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन फॉर द पावर। ये पावर का एक दूसरा फार्मूला है, दूसरा फॉर्म है उसके इक्वेशन का। अब उसी तरह से वंस अगेन फिर से देखिए, पावर P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू करंट। अब हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने पोटेंशियल की वैल्यू प्लेस की थी अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, अगर इस फार्मूले हम करंट की वैल्यू प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, और करंट की ये वैल्यू V अपॉन R अगर हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू करंट मतलब होगा V अपॉन R। अब V इंटू V मतलब होगा V स्क्वायर, और इसीलिए पावर का फार्मूला होगा V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर के फार्मूले का जो तीसरा फॉर्म है वो है डेफिनेटली पावर P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके पावर के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर का जो फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी के, वो याद रखना। एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी के पावर का फार्मूला ये यूज कर सकते हैं P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये रहा पहला। देखिए दूसरा हमने डिराइव किया, यहाँ पर पावर P इज इक्वल्स टू होगा I स्क्वायर इंटू R, और तीसरा पावर का फार्मूला हमने डिराइव किया P इज इक्वल्स टू होगा V स्क्वायर अपॉन R। तो अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट, आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो कि प्रॉब्लम पूछा जाता है उस प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होगा कि आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो चलो पावर के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने वो जो पहले सिखाया था आप लोगों को उसको मिटा दिया, और सिर्फ पावर के इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले मैंने बोर्ड पर रखे, और वो प्रॉब्लम मैंने लिख दिया
जो कि हमको सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वैट, मतलब 220 वोल्ट इतने पोटेंशियल पर 100 वैट इतना पावर वो बल्ब कंज्यूम करता है। और हमसे ये पूछा गया है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट, अगर हमने उसको 100 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट किया तो फिर वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि अगर हमने कोई बल्ब कंसीडर किया तो उस बल्ब के लिए कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो आप जानते हैं कि करंट अगर आप फ्लो करोगे बल्ब में से तो वो करंट जो है वो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस पर डिपेंड होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड होगा। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो बल्ब में से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो बल्ब में से कम करंट फ्लो होगा। इसका मतलब बल्ब के ऊपर जो ये तीन क्वांटिटीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और करंट, तो यहां पर एक ही क्वांटिटी बल्ब के लिए कांस्टेंट है जो कि है रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा बल्ब का, क्योंकि कॉइल जो है वो फिक्स है ना, कॉइल थोड़ी ही बदलेगी। तो कॉइल अगर फिक्स है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो है बल्ब में से चेंज होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहने वाली है बल्ब के लिए उसको फाइंड आउट करेंगे जो दिया गया है उसके ऊपर से। अब देखिए, पावर हमको दी गई है, मतलब बल्ब की जो 220 वोल्ट इतने पोटेंशियल पावर जो है वो दी गई है, और वो पोटेंशियल दिया गया है जितने पोटेंशियल पर उतनी, मतलब जितनी पावर उसकी है। तो इसीलिए हमको रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। डेफिनेटली हम तीनों में से फार्मूला यूज करेंगे पावर P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि P हमको पता है, V हमको पता है और R हमको निकालना है। और इसीलिए पहला फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे पावर P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जो पोटेंशियल, ऑपरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ, मतलब जो रेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है वो कितना है 220, उसका करना पड़ेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस तो हमको निकालना है। अब आगे हमको पावर भी दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है 100 इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और इसीलिए अब R इज इक्वल्स टू होगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब 220 का स्क्वायर मतलब आप करोगे 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, और इस 220 इंटू 220 अपॉन 100 को अगर आप लोगों ने कैलकुलेट किया, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100 को अगर आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये आंसर होगा 484 रेजिस्टेंस है, इसी वजह से इसका यूनिट होगा ओहम। भले आप इसको कैलकुलेट कर लेना, हम यहां पर कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आप कर लेना, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100 का आंसर आ जाएगा आपका 484 ओहम। अब हमको निकालना है 100 वोल्ट पर अगर उसको हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें पावर कितना कंज्यूम होगा। तो अगर हमको पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट करने के बाद में पावर कंज्यूम निकालना है तो वंस अगेन अब देखिए हमारे पास क्या क्या है। अब हमारे पास उस बल्ब का रेजिस्टेंस है और इस बल्ब को हम पोटेंशियल कितना लगा रहे हैं 100 वोल्ट। तो इसका मतलब अभी हमको जो पावर कंज्यूम निकालना है वो निकालने के लिए दो क्वांटिटीज हमारे पास हैं। कौन कौन सी? एक तो है पोटेंशियल और दूसरा है रेजिस्टेंस। अब पावर निकालना है और पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया गया है, तो वंस अगेन कौन सा फार्मूला यूज करोगे? ये नहीं कर सकते क्योंकि करंट नहीं है, ये नहीं कर सकते क्योंकि वंस अगेन करंट नहीं है। या फिर से वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा कंज्यूम पावर के लिए कि ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ऑपरेटिंग पोटेंशियल हमको कितना दिया हुआ है 100, राइट। एक्चुअली पावर P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो कंज्यूम पावर इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ऑपरेटिंग पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू, अब ये ऑपरेटिंग पोटेंशियल है 100 वोल्ट, उसका करना पड़ेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमको रेजिस्टेंस दिया गया है या फिर हमने फाइंड आउट किया है 484 ओहम। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, आपने कर लेना इसको कैलकुलेट, ये होगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 484, तो इसका आपका आंसर आएगा 25। अब पावर होने की वजह से इसका आंसर यूनिट होगा वैट, और इसीलिए हमारे प्रॉब्लम का आंसर आ गया कि कंज्यूम पावर होगा 25 वैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्ट पर अगर वो 100 वैट इतना पावर कंज्यूम करता है, तो अगर हम उसको 100 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो वो बल्ब जितना पावर कंज्यूम करेगा वो होगी 25 वैट। तो दिस इज नथिंग बट योर
कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पावर। तो इस वीडियो को केयरफुली देखिए, पावर को समझिए और पावर के ऊपर के प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो उसको सॉल्व करिए। एक बात याद रखना, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है उसको पहले हमने फाइंड आउट किया और उसके ऊपर से फिर आगे का प्रॉब्लम ये सॉल्व किया। तो यहाँ पर अब हम रुकेंगे, अगले वीडियो में आगे जो इस चैप्टर का पार्ट है उसको मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए छुट्टी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से एक बार पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द बेस्ट टू यू। बाय बाय, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम।